This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुवासरः ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी दिनांक 29 जून 2021 चरक निदान अध्याय 4 प्रमेय पूर्व शंखं चक्रं जलतान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्या शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। एवं त्रिदोष इत्येते चत्वारः प्रमेयाः वातपर्कोपनिमित्ताः व्याख्याताः। तर्हि वातपर्कोपनिमित्ताः ये चत्वारः प्रमेयाः ते अत्र व्याख्याता जाताः इति। एवं त्रिदोषको प्रकोपनिमित्ता 20 प्रमेयाः व्याख्याता। तो उसी प्रकार से त्रिदोषों के कारण निर्माण होने वाले 20 प्रकार के जो प्रमेय हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। अब इसके बाद में त्रयस्तु खलु दोषाः प्रकुपिताः प्रमेयान् अभिनिर्वर्तयिष्यन्तः इमानि रूपाणि दर्शयन्ति। तीनों दोष जो प्रमेय को निर्माण करने वाले हैं वो इन पूर्व रूपों को दिखाते हैं। तथा जटिली भावों केशेषु, तो केशेषु जटिली भाव यह भी कर्लिंग करते भी है आर्टिफिशियली, क्योंकि वो अच्छा दिखता है इस प्रकार से, लेकिन अपने आप इस प्रकार का जटिल भाव निर्माण होना ये एक प्रमेय का पूर्व रूप इस प्रकार का है। माधुर्य मास्यस्य, मुख्य मधुरता इस प्रकार की प्राप्त होना, माधुर्य भाव प्राप्त होना। करपादयोः सुप्तता दाह, कर और पाद इन दोनों में सुप्तता और दाह ये दोनों लक्षण इस प्रकार के। तो ये करपाद दाह ये लक्षण ज्यादातर दिखाई देता है प्रमेय हमें इस प्रकार से। और ये न्यूरोपैथी कही जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। और वात के जरिए लक्षण होता रहता है, लेकिन पित्तासुर्ग सहितो नीलः पादयोः कुरुते दाहं पित्तासुर्ग सहितो नीलः, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो केसांचा गुंता होतो वैसा है कुरळे होणे, लेकिन ये अगर करली इस प्रकार के हो जाते हैं तो ये चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं गुंता इस प्रकार का होना। ये
एक दूसरे में मिलजुल जाना, इस प्रकार से। और मैंने एक अजीब उदाहरण सुना था कि सन्यासी लोगों में तपश्चर्या में बाधा न आए इसके लिए ये जटा बांधने का प्रघात है इसमें। और इस प्रकार एक ने किया था, उसमें किसी वनस्पति का रस या अर्क इस प्रकार का डालते हैं, दुग्ध इस प्रकार का, और वो इतना चिपका और इतना घना हो जाता है कि उसको काटना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसा कोई एक बैरागी किसी नाभिक के पास आया और उसको कहा कि मैं मुझे ये सब उतारना है। उसने बहुत कोशिश की, तो उसको ऑपरेशन करके कट करके वो निकालना पड़ा इस प्रकार से। तो ये जरा अजीब इस प्रकार का है, लेकिन गुप्ता ये ज्यादा बात है, जटिली भावा के शिशु इस प्रकार से। लेकिन ये आगे चलकर जटिली भाव यानी कि गुद्दा होना यही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कर्ली हेयर होना ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। बड़ा सा चिकलाता है। ओके, तो फिर लग रहे नहीं है। और सुप्तता दाहव ये द्विवचन का मुद्दा एक अहम है। हे लक्षण आपल्याकडे कुठे दिलंय? नाही, प्रभुताविल मूत्रता एवढंच आहे, नक्तमूत्रता नाही। तो सुप्तता और दाह ये दोनों लक्षण साथ में होते हैं। इस प्रकार के अगर इतरेतर द्वंद्व है, सुप्तता दाहश्च सुप्तता दाह द्विवचन बनाया जाता है, तो ये दोनों लक्षण साथ में रहते हैं। और कर पादय हो, ये भी कर और पाद ये षष्ठी द्विवचन कर दिया, तो इन दोनों के बारे में दोनों प्रकार के लक्षण सुप्तता और दाह ये निर्माण होते हैं। ज्यादातर पाँव में देखा जाता है, हस्त तल में ज्यादा दाह या सुप्तता नहीं देखी जाती, लेकिन पाँव में पादतल दाह इस प्रकार का दिखाई देता है। और सितोपलादि चूर्ण जहाँ पे निर्दिष्ट है, वहां पे राजयक्ष्मा में एक वासाकृत है उसके आगे, और ये हस्तपाद तल दाह ये लक्षण उसमें भी है। तो ये लक्षण सितोपलादि के फलश्रुति में है या वासाकृत के फलश्रुति में है, इसमें संदेह है। जब वो आएगा तब हम थोड़ा उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन ये एडिटर का या संपादक का काम रहता है कि किस संदर्भ को कहाँ पे तोड़े और कहाँ से नया संदर्भ आरंभ करे। और ये कई बार दिक्कत वाली बात हो सकती है कि ये दोनों तरफ के तरीके से अगर जुड़ सकता है, तो कहाँ पे लगाए, ये एक मुद्दा अहम इसमें हो जाता है। तो उस हिसाब से कुछ लोग सितोपलादि चूर्ण का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। हाँ। और वैसे कोलटकर सर की एक किस थी कि इसमें गर्भाशय से रिलेटेड कुछ था, और उन्होंने कुछ सामान्य मैगजीन में गर्भाशय के लिए सितोपलादि और शंखभस्म इसका प्रयोग बताया था। तो उन्होंने वो दे दिया, और उसकी शिकायत डायबिटीज की भी थी, तो उससे गर्भाशय का भी ठीक हो गया और डायबिटीज भी कम हो गया। ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का मामला है। मुख तालु कंठ शोषम, मुख तालु कंठ शोष, ये अलग अलग बताए गए हैं। तो ये मालूम नहीं, पता चलेगा क्या नहीं चलेगा कि केवल मुख में पूरे इस प्रकार का शोष है, या सिर्फ तालु में है, या सिर्फ कंठ में है। तो शायद पूछना पड़ेगा कि और तीनों में है इस प्रकार से। पिपासा, तो शोष होता है तो पिपासा आनी चाहिए। तो इस प्रकार से पानी पीने की इच्छा ये होती रहती है, और फिर ज्यादा पानी पीते हैं, क्लेद और बढ़ता है, और फिर प्रमेह की संतृप्ति बढ़ती जाती है। तो पानी कम पीना ये प्रमेह के लिए बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। और
किडनी फेल्यूर, ये जो उपद्रव है प्रमेह का, वो ज्यादातर इससे जुड़ा इस प्रकार का है। आलस्य, तो ये भी एक लक्षण होता है। और उत्साह हानि, ये भी एक लक्षण होता है। उत्साह होना आवश्यक है, उत्साह नहीं है और आलस्य है, आलस्य एक पॉजिटिव एंटिटी इस प्रकार की होगी। तो उत्साह हानि, उत्साह, उत्साह हानि और आलस्य, ये आगे बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से। मलनकाय, तो शरीर में मल निर्माण होते रहेगा। तो ये सभी प्रकार के मलों के बारे में सोचना है। और इसके जरिए एक तरीके से सोच सकते हैं कि जो सभी धातुओं का, अग्नियों का कार्य है, जठराग्नि से लेकर धात्वग्नि और भूताग्नि, वो ठीक तरीके से नहीं होता। मल भाग ज्यादा निर्माण होता है और सार भाग जो ज्यादा होना चाहिए वो कम होता है इस प्रकार से। काय छिद्रेशु उपदेहम, तो उपदेह का मतलब लपेटा इस प्रकार का हो जाना या संचय इस प्रकार का हो जाना। सभी काय छिद्रों में ये उपदेह होता रहता है। परिणाम सुप्तता च अंगेशु, हाँ, अब करपादयो ये अलग बताया, और सभी अंगों में परिदाह और सुप्तता। तो अंगेशु ये बहुवचन है, तो उसके आधार पर कह सकते हैं कि ये अवयवों से रिलेटेड है। नहीं तो अंग ये शब्द शरीर के लिए भी आता है और अवयव के लिए भी आता है। तो अंगेशु ये बहुवचन है, तो ये ज्यादा है, एक नहीं है। तो इसका अर्थ यहाँ पे विभिन्न अवयव इसमें होना चाहिए। षट्पद पिपीलिकाभिश्च शरीर मूत्राभिसरण, षट्पद और पिपीलिका, इनका शरीर और मूत्र, इनके तरफ जाना। मैंने एक अजीब किस्सा देखा था कि घर में 4 व्यक्ति थे, पति पत्नी और 2 लड़के। और पत्नी की शिकायत थी कि उसको हर रोज कुछ ना कुछ कीड़े आकर डसते हैं, दंश करते हैं, दिखाई देते थे। ऐसा नहीं था कि केवल ये भास इस प्रकार का था। और 4 लोग एक ही बेड पे सोए हैं, लेकिन सिर्फ उसी को इस प्रकार से दंश करते थे। तो मैंने पूछा कि तुम मीठा कितना खाती हो? तो बोले हाँ, मुझे मीठे के बगैर चलता ही नहीं है, मैं कुछ ना कुछ मीठा हर रोज भोजन के समय लेती ही हूँ इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, ये मीठा खाना बंद करो और हर रोज कुछ ना कुछ कड़वा खाओ, चाहे करेला हो, चाहे मेथी हो, इस प्रकार से। अभी बाजार में उपलब्ध सहजता से जो यही 2 है। तो उसने हाँ कह दी। और एक हफ्ते के बाद उसने कहा कि मेरे जो दंश है, कीट का दंश, वो बंद हो गए। तब मैंने वो मंदविसर्पिणी युका, ये पंचतंत्र में कथा पढ़ाई है काफी बार। तो उसमें एक युका और यानी कि उआ, उ, और एक मत्कुण, इनकी कथा है। और वो मत्कुण, ये युका राजा के शयन में रहती है और मत्कुण दूसरी जगह से वहां पे आता है। तो वो तुरंत कह देते, तुम यहाँ क्यों आए, तुम यहाँ से निकल जाओ, ये राजा सेवक ढूंढते रहते हैं और वो अगर देख लेंगे तो हम दोनों की मौत हो जाएगी। तो मत्कुण कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तो अतिथि हूँ तुम्हारा, तो अतिथि का सम्मान करना चाहिए, वगैरह वगैरह। यहाँ गच्छ ग्रहण चासन एकदम कस्मात चला दृश्य से, वगैरह। और मैं क्यों यहाँ आया हूँ कि ये राजा है, वो हर रोज मीठे अन्न खाता है, मीठा अन्न खाता है, और फिर उसका खून भी उसी प्रकार से मीठा हो गया हो। तो उस खून को चूसने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वास्तव में ऐसा होता है कि वो रहने लगता है वहां पे, और फिर राजसेवक आते हैं और युवका को देखते उसको नुआल डालते हैं, ये बच जाता है, मथुन बच जाता है। तो ये जो कथा मैंने सुनी थी कि उसके जरिए ये खून मीठा होता है इस प्रकार से, तो वो अट्रैक्ट करता है। तो शरीर अभिसरणम,
ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अभी घर में मच्छर होते हैं और कुछ लोगों को मच्छर बहुत ज्यादा दंश करते हैं और कुछ लोगों को नहीं करते हैं। तो ये रक्त का विरसता होना, मधु माधुर्य भाव होना या माधुर्य भाव नहीं होना, इसके ऊपर निर्भर इस प्रकार का है। तो ये सोचना चाहिए। काय छिद्र उपलेप यानी काय छिद्र यानी कि जो कान, नाक, नाभि वगैरह इस प्रकार के जो छिद्र है या जननेंद्रिय वगैरह, यहाँ पे दोषों का, मलों का संचय होना इस प्रकार से। हस्तपातांग दाहेषु ज्वर कृत्य तथोर्ध्वगे वासाकृतम शतावट्या सिद्धम व परमंकितम। इसके आगे भी है। तो हस्तपादांग दाहेषु ज्वरे रक्ते तथा ऊर्ध्वगे, ये ज्यादातर दिखता है कि वासाकृत से रिलेटेड है, लेकिन कुछ लोग उसको ऊपर ले लेते हैं, स्थितोपलब्ध चूर्ण के साथ जोड़ लेते हैं, और इसके बाद में भी एक सूत्र है, प्रमेह म्हणजे शरीराचे अधिक पिकणे पक्व असे समजून घेता येईल का? फल पक्व झाल्यावर गोडी वाढते, अधिक पिकल्यावर पाणी सुटायला लागते, क्लेदवृत्ती। तसे शरीर धातू अधिक पक्व होऊन क्लेद अधिक वाढतो व संवहन पण कमी होत जाते। हाँ, थोड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन विचार करेंगे। ये जो बात बताई गई है कि क्लेद बढ़ता है और उसके पीछे प्यास ज्यादा लगती है, पानी ज्यादा पिया जाता है और क्लेद बढ़ता रहता है। और काय छिद्रेषु उपदेहा, ये जो बात बताई गई है उससे आधार पर अग्नि का कार्य ठीक नहीं होता और ये मल भाग ज्यादा निर्माण होता है, सारा भाग कम निर्माण होता है। ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और फिर उसके आधार पर शायद अतिपक्व इस प्रकार का होने के कारण ये होगा। अब कीटोएसिडोसिस में एक प्रकार का मधुर गंध आता है, और ये शायद माधुर्य जो प्राप्त होना, पूरे शरीर को माधुर्य को प्राप्त होना, ये माधुर्य प्राप्त होना, ये एक बात हो सकती है। और उसके लिए हाँ, सर्वे पे मुदु में क्या माधुर्याच्च तनोरथा, ये जो बात बताई गई है वो बात ध्यान में रखना जरूरी। तो शुरुआत जो हुई है ये इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो मूत्र में शुरुआत होती है, आरंभ होता है, और फिर रक्त में, और फिर सभी धातुओं में। अभी सिर्फ रक्त में जो शर्करा है उसका परीक्षण किया जा रहा है। अगले वाले धातु जो है उसमें शर्करा होती है, कितनी होती है, इसके बारे में परीक्षण के लिए मुद्दे उपलब्ध नहीं है। वो शायद सोचेंगे तो माधुर्य भाव पूरे शरीर को किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसके बारे में थोड़ा पता चलेगा। और मेरे ख्याल में क्लेद पहले से ही है, केवल पक्व होने पर ही क्लेद होगा ऐसा नहीं होगा, शुरू से ही क्लेद ज्यादा होगा। पक्व होते समय ये क्लेद का भी रोल अहम इस प्रकार का रहेगा, और फिर उसके जरिए ये तकलीफ होती रहेगी। मूत्रे च मूत्र दोषान, मूत्र में मूत्र दोष इस प्रकार के आ जाते हैं। तो ये कैसे समझ ले, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि मूत्र में मूत्र दोष इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं, और हमें फिर से प्रमेय के बारे में, मूत्र परीक्षण के बारे में जिक्र करनी चाहिए। विश्रम शरीर गंधम, पूरे शरीर में विश्र गंध इस प्रकार का आएगा।
निद्राम तंद्रांच सर्व काल, और सभी काल में निद्रा और तंद्रा ये इस प्रकार के दिखते हैं। तो जो खड़ा है वो बैठने की इच्छा करता है, वो जो बैठ रहा है वो सोने की इच्छा करता है। ये जो बात कही गई है, तो ये निद्रा तंद्रा आलस्य इन सभी से जुड़े इस प्रकार के हैं। और फिर इस कफ को कैसे कम करे, व्यायाम, ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होगा। उपद्रवास्तु खल प्रमेहिणाम तृष्णा अतिसार ज्वार ज्वर दाह दौर्बल्य अरोचक अविपाकाः पूतिमांसपीडका अलर्जी विदृद्यादयश्च तत्प्रसंगात् भवन्ति। तो इसके उपद्रव तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक। आगे चिकित्सा स्थान में जो आया है, तो अपतर्पण से मूत्रक्षय, ये भी एक बात बताई गई है उपद्रवों में। तो यहाँ पे तो नहीं है। तो ज्वर दाह दौर्बल्य अरोचक अविपाक पूर्ति मांस पीड़ता। दाखवून दिली इसको. आता लेट घालवा है मुझे और एलर्जी विद्रधि वगैरह जो प्रमेह पीड़िता बताई गए हैं वो निर्माण होते हैं। और विना प्रमेह हम अप्यता जायते दुष्ट मेधसा, ये भी बात बताई गई है कि प्रमेह न होने के बावजूद भी ये पीड़िताएं उत्पन्न हो सकती है दुष्ट में अगर है तो ये काफी गंभीर इस प्रकार के उपद्रव है। और मांस शोष ये काफी लोगों में दिखता है। बघेल सर ने एक बात कही थी कि टेलर के पास गए थे कपड़े सिलाने के लिए, और फिर उसने कहा कि तुम्हारे कमर और ओरू इसके कम हो गए हैं, मेजरमेंट्स कम हो गए हैं, डायबिटीज के लिए चेक करो इस प्रकार से। तो ये टेलर को भी मालूम है कि अगर इस प्रकार से मांसशोष पुरु स्थान में दिख रहा है तो ये प्रमेह का लक्षण है, डायबिटीज का लक्षण है इस प्रकार से। और वैसे करने पर सचिव निकला कि डायबिटीज था, बाकी सिम्टम्स फिर भी नहीं थे। तो ये एक बात अहम इस प्रकार की रहेगी। और मांस शैथिल्य जो है, वो मांस शैथिल्य और फिर मांसक्षय, ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर प्रमेह अनुषंगिणाम, ये एक अग्र संग्रह है कि अनुषंगी विकारों में प्रमेह श्रेष्ठ है। तो इसके उपद्रव होते रहते हैं, दीर्घकाल चलने वाला इस प्रकार का विकार है। और काबू में रखना यही ज्यादातर पॉसिबल होता है, पूरी तरीके से प्रमेह से ठीक हो गया इस प्रकार का नहीं होता। फिर भी कफज प्रमेह अगर है और अनुवंशिकता नहीं है तो कफज में साध्य हो सकते हैं, ऐसे हमारे हिसाब में है। तत्र साध्यान् प्रमेहान् संशोधन उपशमने ही यथार्थ उपादेयं चिकित्सेति। तो साध्य प्रमेय जो है वो संशोधन या संशमन, जो जिसको योग्य हो उस प्रकार से चिकित्सा उसकी करते रहे। तो साध्य प्रमेय की चिकित्सा इस प्रकार से करे जो याप्य है, द औषध अन्न विहार इन सभी से बनाए रखे, उसको बिगड़ने न दे, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। भवन्ति छात्र वृद्धम अभ्यवहार्येषु स्नान संक्रमण विषम प्रमेह क्षिप्रम अभ्यति नीडद्रुम विवाण्डरः। तो जो गृध्नु है अभ्यवहार्येषु, जिसको ज्यादा लालच इस प्रकार की है, और स्नान और संक्रमण द्विष है, तो स्नान करना या संक्रमण करना इसके बारे में जिसको द्वेष है,
तो ये समझना चाहिए कि इसके लिए स्नान और संक्रमण ये दोनों आवश्यक इस प्रकार के रहेंगे। और अभी एलोपैथी इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज शुरू में जो होता है, डायबिटीज अभी डिटेक्ट होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, इंसुलिन शरीर में होता है लेकिन वो पहुंचता नहीं है शुगर को कम करने के लिए, और उसकी की व्यायाम है ऐसा बोलते हैं। तो ये जो ताला लगा हुआ है, इंसुलिन बाहर नहीं निकल रहा इस प्रकार का, वो ताला व्यायाम से खुल जाता है और फिर इंसुलिन इसको पित्त शर्करा का पचन करना आरंभ कर देता है। तो इसलिए 45 मिनट्स वॉक ऐसा कहते हैं, या 200 घंटे एक हफ्ते के लिए ये बताते हैं। तो और ये ब्रिस्क वॉकिंग है, जलद चलना इस प्रकार से है। तो ये अगर करते रहेंगे और स्नान का द्वेष नहीं करेंगे, हर रोज स्नान करेंगे, ये जो कायच्छिद्रेषु उपदयः मल संचय इस प्रकार का हो रहा है उसको तो निकाल देना चाहिए। तो शरीर शुद्धि के लिए स्नान और ये व्यायाम ये दोनों चीजें आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। मंदोत्साहम अतिस्थूलम अतिस्निग्धम महाशनम मृत्यु प्रमेय रूपेण क्षिप्रम आदाय गच्छति। मंदोत्साह है, अतिस्थूल है, अतिस्निग्ध है और महाशनम बहुत खाना खाने वाला इस प्रकार का है। मृत्यु प्रमेय रूपेण क्षिप्रम आदाय गच्छति। तो प्रमेय रूप से आकर मृत्यु उसको शीघ्र लेकर चला जाता है, पकड़ कर चला जाता है। अभी ये टीवी में सीरियल होती थी डिस्कवरी चैनल पर, ओबेस पेशेंट्स की, और ये सभी 500 से ऊपर पाउंड वाले हैं, 500 700 800 वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और उनको वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी मुसीबत इस प्रकार की है, और ये आशु मृत्यु भी होने वाले इस प्रकार के। वो तो मानते हैं कि हृदरोग प्रमेही व्यक्तियों में होता है और उसके जरिए कई बार अचानक मौत हो जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक होकर चला जाता है, पता नहीं चलता। बाद में ईसीजी निकालेंगे तो पता चलता है कि ईसीजी में स्कार आया, और फिर उसके आधार पर कह देते हैं कि हाँ तुमको हार्ट अटैक हो गया, पता नहीं चला इस प्रकार से। तो शीघ्रम क्षिप्रम आदाय गच्छति, ये क्षिप्र जो बात कही गई है वो ज्यादातर हृदरोग से संबद्ध इस प्रकार की है। और ये अतिस्थूल अतिस्निग्ध महाशना और मंदोत्साह ये टिपिकल बहुत ज्यादा ओबेसिटी जिनमें है ये देखते हैं। मैंने ज्यादा से ज्यादा 150 किलो का देखा है, लेकिन जो डिस्कवरी चैनल पर दिखाते हैं वो काफी ज्यादा इस प्रकार से होते हैं। और सुमो ये जो जापान में प्रचलन है, एक तरीके से इस प्रकार से मेद को बढ़ाते रहना इस प्रकार से। तो सरदेशमुख सर का काम है उसमें कि ये सुमो काफी उनके पास चिकित्सा के लिए आते थे। शुरू में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इससे कई तकलीफें होने लगती है क्योंकि ये पूरा बेढब हो जाता है शरीर जो है। तो मालूम नहीं वो क्या करते थे, लेकिन उनका आरोग्य ठीक नहीं रहता और जल्दी मौत आती है। इस सुमो पहलवान जो है उनके बारे में देखा गया है। यस्तु आहारम शरीरस्य धातु साम्यकरं नरः सेवते विविधाष्टान्याः चेष्टा स सुखमश्नुते। तो शरीर धातु लेकर इस प्रकार का आहार जो सेवन करता है और विविध अन्य चेष्टा जो करते रहता है, विहार इस प्रकार का व्यायाम रूप विहार जो करता रहता है, सा सुखमश्नुते उसको सुख प्राप्त होता है। अभी कोविड-19 के बारे में भी ये कहा गया है, यूके का कुछ संशोधन है कि जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते रहते हैं उनको कोविड होने की संभावना बहुत ही कम होती है, और अगर होता भी है तो भी आसानी से चला जाता है। तो ये हाल ही में कहीं रिपोर्ट आया था इसके बारे में।
तो व्यायाम का महत्व बहुत ज्यादा है। और इस मुद्दे को लेकर, कोविड-19 को लेकर, अगर हम व्यायाम, योगाभ्यास और नैसर्गिक खाना या कम से कम ऑर्गेनिक खाना, इसके ऊपर जिक्र करेंगे, ज्यादा बहस करेंगे, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। और उससे जो इम्यूनिटी बढ़ेगी वो केवल इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए ही नहीं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कैंसर, डायबिटीज वगैरह है, उनके लिए भी फायदेमंद इस प्रकार की होगी। लेकिन फिर भी अभी भी लोगों की सोच केवल वैक्सीनेशन तक ही है, उसके आगे कोई जाने के लिए तैयारी नहीं है। और गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये मीडिया, ये सब इसी का जिक्र कर रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है कि मानसिकता को कैसे चेंज करें। तो धातु साम्य करो इस प्रकार का आहार सेवन करना और विविध चेष्टा, व्यायाम रूप ये करना। तो मेरा तो सुझाव है कि जैसे अभी ये व्यायाम के साधन कॉर्पोरेशन में उपलब्ध कराए हैं और वो बगीचे के बाहर है, अभी ये जो नए लगाए वही बगीचे के बाहर है। बगीचे के बारे में बार बार निर्बंध आते रहते हैं कि अभी सुबह खुला है, शाम का बंद कर दिया, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन जितने बगीचे बने इस प्रकार के, हर इलाके में बगीचा इस प्रकार का होना चाहिए, व्यायाम के साधन होने चाहिए। तो इसमें लोगों में अगर फिर से ये व्यायाम की आदत पड़ जाए तो स्वास्थ्य सुधरेगा। और उसके लिए ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। मैंने एक सुझाव दिया था कि अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और बाकी पैरामीटर्स आपके ठीक रहते हैं, तो एक्सटेंडेड कवर देना चाहिए इंश्योरेंस। तो उससे इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा होगा, क्योंकि लोग इसमें ज्यादा जुड़ेंगे इस प्रकार से। कृषप्रमेय ही ये काफी डिफिकल्ट है। पेहेश संतर्पणमेव कार्यम, ये जो बात बताई गई है कृषप्रमेय में, और ऊर्ध्वं तथा नष्ट मलेपनी से पहले दोष शोधन करना है और फिर उसमें ये करना है। चिंता ये एक अहम मुद्दा है, अहम कारण है कृषप्रमेय में। और उसके जरिए उसके उपद्रव भी होते रहते हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि धैर्यात्मादि विज्ञान मनोषोषण परम, या फिर योग का उपयोग करना, यही इसमें अहम इस प्रकार का रहेगा। और चिंता कम होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, ये उसमें सबसे अहम है। अब दवाइयों से ये काम कर सकते हैं क्या, तो कुछ हद तक वसंत कुसुमाकर या महाकल्याण के गुरुत्व वगैरह से ये काम होता है। लेकिन अंतिमतः जो है वो इसमें मानस भावों पर काबू रखना यही आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और ये ज्यादा डिफिकल्ट केसेस है ट्रीट करने के लिए। दूसरी जगह ये ऐसा कहते हैं कि इतनी चिंता करने से ब्रेन को शुगर की जरूरत होती है, इसलिए शरीर शुगर को निर्माण करता है। आप शुगर वाले कुछ भी चीजें नहीं खाइए तो भी शरीर में शुगर बढ़ती रहती है, 300, 400, 500 इस प्रकार की। तो उसमें चिंता कम हो जाए तो ये शरीर शुगर बढ़ाना कम कर देगा और फिर उसके ऊपर काबू आ जाएगा। तो ये मुश्किल होता है। चिंता छोड़ो ऐसा कहने से चिंता छूटती नहीं है। तो फिर योग चित्तवृत्ति निरोध, हाँ ये अच्छा रहेगा इसके बारे में, लेकिन वो जो कर पाते हैं वही उसमें सक्सेस उनको मिलेगा। तो मैं बताता रहता हूँ, तवारिया प्राणायाम से लेकर अनुलोम विलोम ओमकार, ये इनके बारे में ज्यादा जिक्र इस प्रकार का करता रहता हूँ। ध्यान शवासन ये भी करने के लिए कहता हूँ, और खाने पीने के बारे में सुझाव देता हूँ। लेकिन फिर भी ये मुश्किल मामला होता है और भली भांति ये पेशेंट्स ट्रीट नहीं होते हैं, ये बात सही है इस प्रकार से।
तत्र श्लोकाः हेतुर्व्याधिविशेषाणां प्रमेयाणां च कारणं दोषधातुसमायोगो रूपं त्रिविधमेव च। तो हेतु व्याधि विशेष इस प्रकार जो प्रमेय है उनके कारण दोष धातु समायोग और दोष और धातु इनका सम आयोग इस प्रकार का। तो योग जनरली कहा जाता है, आयोग अयोग तो नहीं होगा, तो समा सम आयोग इस प्रकार का, तो असमानुपात इस प्रकार से या सभी तरीके से मिलजुल जाना, रूपम त्रिविधमेव च, और त्रिविध इस प्रकार का रूप इसके बारे में बताया गया है। जिनमध्ये व्यायाम करणारे, सायकलिंग करणारे, ट्रेकिंग करणारे अशा लोकांना कोरोनाचे दुष्परिणाम अधिक दिसून आले आहेत. अति व्यायाम हे कारण असावे असे वाटते. कोरोना के परिणाम या कोरोना हुआ है, ये थोड़ा सा अजीब है। तो इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा कि यही सही कारण है या और कुछ कारण इसमें है। मेरे ख्याल में अगर व्यायाम से प्रतिकार शक्ति बढ़ती है तो ये होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लिकेशन, कोरोना ही नहीं होना चाहिए वास्तव में। कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस की बात तो दूर इस प्रकार की रहेगी। शायद उसके साथ में ये नैसर्गिक या सेंद्रिय खाना ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी, और टेंशन्स कम रहना या नहीं होना ये भी एक चीज अहम इस प्रकार की रहेगी। तो शायद ये बात बनेगी नहीं। लेकिन ये जो सभी इस प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं वो आधे अधूरे किए जाते हैं, एक एंगल को लेकर करते हैं, बाकी एंगल्स को छोड़ देते हैं। तो ये कहाँ पे रिसर्च हुआ है ये एक बार देखो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो फिर शायद उसके बारे में पता चले। दशश्लेष्मकृतात् यस्मात् प्रमेयः षट्च यथा वायुश्चतुरः प्रमेयान् कुरुते वै। तो जो दश कफकृत प्रमेय है, पित्तज 6 प्रमेय है, और जिस प्रकार से वायु 4 प्रमेयों को निर्माण करता है उसको बलि ये विशेषण दिया गया है। तो वेद संचित अधिक असल्यास कोविड से परिणाम अधिक होता है। तो मुझे लगता है कि एक सर्वांगीण दृष्टिकोण होना चाहिए इसके बारे में, तभी ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। साध्यासाध्य विशेषाश्च पूर्व रूपाण्युपद्रवाः प्रमेयाणां निदानेऽस्मिन् क्रियासूत्रं च भासते। तो साध्यासाध्य विशेष पूर्व रूप उपद्रव और क्रिया सूत्र उसका जो है वो सभी इसमें बताया गया। तो इन सभी के बारे में सोच समझकर चिकित्सा करनी है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते निदान स्थाने प्रमेय निदानम नाम चतुर्थोध्याय। इसमें शुरू में जो विकार विघात भावाभाव विशेषता ये जो बात बताई थी ये एक अहम मुद्दा है, और हेतवर्थ तंत्र युक्ति के जरिए जो एक बात कहीं पे कही गई है वो अगर दूसरी जगह लागू करनी है तो ये हेतवर्थ तंत्र युक्ति की सहायता ली जाती है। तो ये बात सभी रोगों के बारे में समझने के लिए प्रमेय निदान से ले सकते हैं। हम होता है जैसे संक्षेपक क्रियायोग को निदान परिवर्जन, ये जो सूत्र है वो नेत्र रोग में आया है, सुश्रुत में उत्तर स्थान में, लेकिन वो सभी जगह अप्लीकेबल इस प्रकार का है। त्यागात् विषमहेतूनां समानां चोपसेवनात् विषमानानुबन्धन्ति जायन्ते धातवः समाये सूत्रस्थान चरक सूत्रस्थान 16वें अध्याय में है स्वभाव कर्मों के बारे में। तो वो वैसे भी सभी जगह अप्लीकेबल इस प्रकार का है, लेकिन इस प्रकार में जो प्रकृति विघात भावाभाव इस प्रकार के जो
विकार विघात भावाभाव, इस प्रकार की जो बात कही गई है वो एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और वैसे प्रमेह एक अहम व्याधि है हमारे लिए। आज तक ऐसे होता था थोड़ा सा कि डायबिटीज के लिए हमारे पास मरीज नहीं आते थे, खास करके शुगर के लिए नहीं आते। मेरे प्रैक्टिस के शुरू के बहुत सारे वर्षों में मैं ज्यादातर मरीज ट्रीट करता आया वो अम्ल पित्त और अस्थमा, दमा के श्वास। फिर बाद में कैंसर का जिक्र शुरू हुआ और फिर किडनी फेलियर ये ज्यादा आने लगे। फिर कुछ हद तक इनफर्टिलिटी के केसेस आने लगे, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी वगैरह। और अभी वही सिलसिला चालू है, कैंसर मेन है, फिर किडनी फेलियर, फिर कुछ हद तक हृदरोग, कुछ हद तक ये इनफर्टिलिटी, इस प्रकार से। और बाकी नॉन कैंसरस जो पेशेंट है वो भी गंभीर मामला वाले इस प्रकार से है, आसान केसेस कुछ भी नहीं है इस प्रकार से। वजन कमी करण्यासाठी ज्यांनी प्रोटीन डाएट केले त्यांना कोविड झालेला आढळतो। तो ठीक है, एक थोड़ा इसके बारे में जितनी जानकारी मिलती है वो देखो, और सभी को ध्यान में रखते हुए सोचना है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। अभी स्थिति ऐसी है कि शुगर फ्लक्चुएट हो रही है, शुगर कंट्रोल हो नहीं रही, इसके लिए भी मरीज आते हैं। पहले शुगर कंट्रोल एलोपैथी से हो जाती है और उसके लिए कुछ करना नहीं है, ऐसी थोड़ी आपत्ति थी। और शुगर कंट्रोल हो गई तो डायबिटीज कंट्रोल हो गया, और उसके लिए और कुछ नहीं करना है, ऐसा सोचते थे। और वैसे भी कॉम्प्लिकेशंस जो है प्रमेह की, खास करके किडनी फेलियर और रेटिनोपैथी, इसके बारे में एलोपैथी में कुछ भी जिक्र नहीं है। वो कॉम्प्लिकेशंस कैसे टाले, इसके बारे में कुछ भी मार्गदर्शन नहीं है। और इसमें ये बात अहम इस प्रकार की रहती है कि इन कॉम्प्लिकेशंस के लिए जो उपाय ढूंढे हैं वो मैकेनिकल है, वो पूरी तरीके से ठीक करने के उपाय ही नहीं है। तो हमारे लिए ये एक अच्छा क्षेत्र रहेगा। मूल रूप से डायबिटीज को ट्रीट करो, मूल रूप से हाइपरटेंशन को ट्रीट करो, और फिर जो उसके उपद्रव रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी वगैरह है उनको ट्रीट करो। ये अहम चीज रहेगी। मेरी जो किताब है चालते बोलते शुगर फैक्ट्रीज, डायबिटीज के ऊपर, तो शुगर के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, शुगर कैसे कम करनी है, क्या करनी है वगैरह। संतर्पण पतर्पण के बारे में ज्यादा बताया है, लेकिन किडनी फेलियर और रेटिनोपैथी के बारे में काफी जिक्र किया है। लोगों को उसके बारे में सजग करना कि उसे इसमें सफलता पानी है इस प्रकार से। आता शुगर डिटेक्ट झाली की पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा घेण्यासाठी अनेक रुग्ण येतात। ये अच्छी बात है कि शुरू से ही हमारे पास अगर मरीज आएंगे तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कॉम्प्लिकेशंस कम से कम इस प्रकार के होंगे। और ये मैकेनिकल वेज जो है डायलिसिस या फिर लेजर ट्रीटमेंट फॉर रेटिनोपैथी वगैरह, इसके बारे में कम जिक्र करना पड़ेगा। तो ये जीवन शैली से जुड़े व्याधि है, और जीवन शैली के बारे में मार्गदर्शन नहीं है, ये सबसे अहम मुद्दा है। तो जीवन शैली चेंज करनी है, ये बात लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी सरकार का हो। और वो अगर हो जाता है तो डायबिटीज हो, कैंसर हो, या और कोई इस प्रकार के बीमारियां हो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, उन सभी के बारे में हम भली भांति सोच सकते हैं, चिकित्सा दे सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इसमें हमारे लिए काफी स्कोप डायबिटीज के लिए है। मैंने एक बीच में ऐसा सोचा था कि जो बीएमएस होकर एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे भारत भर में है, उनको आयुर्वेद के प्रवाह में कैसे लाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। तो डायबिटीज ये एक मुद्दा
उसमें हो सकता है कि उसकी सहायता हम ले सकते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा था कि डायबिटीज और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूरे भारत भर में सेमिनार्स लेने हैं, या फिर अभी वेबिनार्स इस प्रकार से भी ले सकते हैं। और उसमें एलोपैथी के एक्सपर्ट भी होंगे जो जानकारी दे दे कि क्या क्या स्थिति है और किसके ऊपर ध्यान देना है इस प्रकार से। और फिर आयुर्वेद की दृष्टि से किन किन बातों में चीजों में परिवर्तन लाना, ये हमारे तरीके से कहेंगे। और वैसे ऐसा है कि जब यह ऐलान हुआ कि इंडिया इज गोइंग टू बी हब ऑफ डायबिटीज बाय 2025, अभी 4 बरस ही रहे हैं, और ये बिल्कुल सच दिखने वाला है कि ये होने वाला है इस प्रकार से। जैसे ये कोविड-19 थर्ड वेव आने वाली है, 2025 तक ये टिकने वाला है वगैरह वगैरह इस प्रकार से बताते हैं, तो उस प्रकार से ये डायबिटिक का हब बन जाएगा। और जितनी तेजी से आनुवंशिकता से रोग बढ़ रहा है, जीवन शैली एक है और आनुवंशिकता भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो जितनी तेजी से ये बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए ये काफी पॉसिबल इस प्रकार का। और ये लाइफ थ्रेटनिंग उतना नहीं है, चंद ही लोगों में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, नहीं तो ये चिरकारी इस प्रकार का व्याधि। तो अभी कैसा होता है कि अगर बीएमएस जो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास कोई डायबिटीज का मरीज डिटेक्ट होता है, तो शायद खुद ही दवाइयां दे देता है। लेकिन अगर उससे बात नहीं बनती है, कंट्रोल नहीं होती है, या कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, तो वो एलोपैथिक के कंसल्टेंट के पास भेजता है। एलोपैथी के कंसल्टेंट से अगर वो ठीक नहीं हो रहा, बिगड़ता जा रहा है इस प्रकार से, तो फिर बाद में आयुर्वेद के लिए आता है। तो मेरा सुझाव है कि शुरू में ये खुद ही आयुर्वेद कुछ करके देखें, और जितना उनका आयुर्वेद के बारे में ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर जो करना है वो कर सके इस प्रकार से। अभी बहुत सारे लोग जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बताए हुए आधार पर, जो भी बातें हुई है उसके आधार पर ट्रीटमेंट देते थे, तो ये वास्तव नहीं है। आयुर्वेद की ट्रीटमेंट जब ये देनी है, तो भी आयुर्वेद का अध्ययन करके आयुर्वेद की ट्रीटमेंट देनी है, लेकिन ये नहीं हो नहीं रहा इस प्रकार से। तो बहुत सारी आयुर्वेद कंपनियों की डायबिटीज के लिए दवाएं हैं, ये इसमें अहम मुद्दा है। और कंपनियों को इसमें शामिल कर लेंगे, हाँ, तो स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, ये एक बात। और कंपनियों का प्रचार प्रसार इस प्रकार का हो जाएगा। जैसे अभी एलोपैथी में ये दवा ले लो और जन्म भर लेते रहो और डायबिटीज को कंट्रोल में रखो, ये बात बताई जाती है। उसी प्रकार से अगर हम आयुर्वेद दवाइयों से उसको मेंटेन करते हैं। अभी सीएसआईआर ने भी मेडिसिन लाई है, BG64 क्या ऐसा कुछ है इस प्रकार की, और बाकी लोगों ने भी आए हैं, वो तो पूरे मॉडर्न के हिसाब से देखते हैं इस चीज को। मैं एक कंपनी का कंसल्टेंट था, और जब मेरी उनके एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हुई, तो पता चला कि ये एलोपैथी में ब्लड शुगर करने के लिए 5 तरीके हैं। तो वो 5 तरीके, वो जो एक्शंस है, वो भारतीय वनस्पतियों में किसमें है ये देख के, और 1993 के पहले एफडीए अप्रूव्ड जो भी वनस्पति है उसमें वो देखे, और फिर वो पांचों एक्शन जिस प्रकार से मिले, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन करके देना है, इस प्रकार का ड्रग डेवलपमेंट इस प्रकार का काम। तो मैंने कहा यार आयुर्वेद कहाँ है, ये तो पूरा अब मॉडर्न ही सोच रहे हैं इस प्रकार। तो उनका कहना था यही तो चाहिए लोगों को, लोगों को शुगर कंट्रोल करनी है, ये बात नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस वगैरह के बारे में कुछ सोचना है। तो इसके बारे में काफी हमें प्रयास करने पड़ेंगे कि लोगों को ये
बात पहुंचाना कि केवल शुगर पर ध्यान मत दो, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए डायबिटीज के। और प्रमेह, ये हृदरोग एक अहम कॉम्प्लिकेशन है जो तत्काल मृत्यु देने वाला है। बाकी ये किडनी फेलियर और रेटिनोपैथी ये धीरे धीरे असर करने वाले इस प्रकार की है, और ये प्रोहिबिटेबल है। ऐसा नहीं है कि इनका हम प्रिवेंशन नहीं कर सकते, तो इनका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो समाज को पूरे इसके बारे में बताना ये एक आवश्यक इस प्रकार का होगा। और फिर इसमें बीएमएस लोग भी अगर जुड़ जाएंगे तो सभी जगह बीएमएस पहले है, ये एक अहम मुद्दा है। रिमोट प्लेसेस में बीएमएस लोग ही आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमबीबीएस वाले नहीं जाते हैं वहां। तो इनको हम मुख्य प्रवाह में कैसे लाए, बीएमएस लोग जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मेन प्रवाह में कैसे लाए, इसके बारे में ये बात हो सकती है। और फिर जो भी दवाइयाँ इस प्रकार की आयुर्वेद की है अवेलेबल, इसमें कई प्रोप्राइटरी भी होगी और कई टेक्सचुअल मेडिसिन इस प्रकार की भी रहेगी। तो लोगों तक उनको पहुंचाना है, उनका थोड़े बात के बारे में थोड़ी जानकारी देने की, ये करो तो ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, नहीं तो ये शुगर भी कंट्रोल में आ जाएगी वगैरह वगैरह। मामेजा, गुडमार, जांभूळ बीज ही द्रव्ये अशा विचाराने प्रचलित असावी, उसी के कारण है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस प्रकार से कम करते हैं, इसके लिए ये सब चल रहा है जी, तो इस प्रकार का। और केवल शुगर पर ही ध्यान दिया जा रहा है, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और खास करके कॉम्प्लिकेशंस को अगर हम रोक सकेंगे तो समाज का बड़ा हित होगा उसमें। तो मैं मानता हूं कि अगर किसी भी मरीज में हम डायलिसिस 3-4 बरस तक डाल सकेंगे तो भी उसका आर्थिक फायदा काफी होगा, उसका शारीरिक हानि जो है, आरोग्य की हानि है, वो कम से कम होगी। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और परहेज वगैरह के बारे में बात कही गई है। जब ये डायलिसिस शुरू होता है तब लोग दौड़ते हुए हमारे पास आते हैं कि 8-9-10 क्रिएटिनिन है, यूरिया ऐसे 200-250 है वगैरह वगैरह, पूरे बदन पे सूजन है। उस अवस्था में आते हैं कि क्या करें, डायलिसिस डालने के लिए क्या करेंगे इस प्रकार से। तो मेरा सुझाव है कि उसके पहले ही डायबिटीज टालने, ये कॉम्प्लिकेशंस टालने के बारे में हमें सोचना है, प्रयास करने हैं। तो ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। और ओबेसिटी, डायबिटीज, कुष्ठ विकार, सर्दी या प्रतिशाय, कास, श्वास, ये हमारे लिए इतने सीरियस डिसीजेस नहीं है कि लाइफ थ्रेटनिंग, ज्यादा नहीं है। कुछ लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं उसमें, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो जो सर्वसामान्य वैद्य है या जो बीएमएस होकर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा आसान इस प्रकार का हो सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पडेगा। बीएमएस एलोपॅथिक प्रॅक्टिस करण्यासाठी मानसिक ही टोटली एलोपॅथी जीवन असते। त्यांना आयुर्वेद कमीपणाचा वाटत असतो, त्यामुळे ते स्वतःला त्यांच्या पेशंट्सना आयुर्वेद नका करू असेच सांगतात, असा माझ्या बऱ्याच एलोपॅथिक प्रॅक्टिशनर्स मित्रांचा अनुभव आहे। इसमें ऐसा है कि उनका दोष नहीं है ऐसा नहीं मैं मानता, लेकिन ये सिस्टम का दोष है। पूरी अध्ययन पद्धति बिगड़ गई है और फिर अध्यापक ही नहीं है कॉलेजेस में जो सच्चे रूप से पढ़ाते हैं, तो छात्रों तक ज्ञान पहुंचता ही नहीं है। ये सबसे अहम है। इसलिए मैं ये कंट्री वाइड क्लासरूम या इस प्रकार का जो वेबिनार कंसेप्ट है उसके आधार पर उनके तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ।
मेथी, करेला, जांभूळ एटसेट्रा कॉम्बिनेशन्स असलेली औषधे घेऊन भ्रम उत्पन्न झालेले रुग्ण दिसतात. ये अपतर्पण ही है. तो संतर्पण और अपतर्पण के बारे में सोचना है मूल रूप से जाकर, और खास करके जो चिंता से जुड़े डायबिटीज के मरीज है उनके बारे में ये काफी मुश्किल है. ओबेसिटी है, अतिस्थूल है, इस प्रकार के, और प्रमेही है, तो ये सब काम करते हैं. लेकिन ये नहीं है तो ये काम नहीं करते हैं. तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ये इसके शायद समझ सकेंगे. तो मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए उनके पास पहुंचने का कुछ तरीका होना चाहिए. हम कोलटकर सर के संपर्क में आए और हमारे जीवन को दिशा मिल गई. उसी प्रकार ये किसी अच्छे वैद्य के संपर्क में आएंगे तो उसमें मार्गदर्शन अच्छा इस प्रकार का होगा. पंचमोध्याय अथाथा कृष्ण निदानम व्याख्यासना भगवान आत्रेय. तो कल कृष्ण निदान को आरंभ करें. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह तंत्र प्रधानः शिष्टोभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरतिभुवने तां च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यानकः श्वः पुनर्मिलिष्यामः. उनको प्रैक्टिस सीखने का मौका नहीं मिला, आयुर्वेद के बारे में जानने का मौका नहीं मिला. This conference will now be recorded. तो ये अहम